नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही स्थिति आजकल कांग्रेस के लिए आ गई है। राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के नेता इतने पागल हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा कि आगे प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए क्या क्या किया जाए। फिर से वही डीप स्टेट एक्टिव हो गया, सुपर एक्टिव मोड में आ गया। फिर से वही 2015-16 वाली रणनीति अपनाई जाने लगी। फिर से वही बैकडोर पॉलिटिक्स और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की फौज सिस्टम को ऊपर अपने फिर से कब्जा करने की कोशिश। और इसी तरीके से अवार्ड वापसी गैंग सामने आया। ये कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सामने आते हैं, कुछ रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के अधिकारी जो कि कांग्रेस के समय में करप्शन कर करके, ये घोटाले करके करोड़ों की कमाई कर चुके हैं, रिटायर्ड होकर बैठे हैं। कोई मौका नहीं मिल रहा क्योंकि सिटिंग तो पूरी कांग्रेस के साथ रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लंबे समय तक परेशान है। कुछ सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो भी सामने आ रहे हैं क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही। जितने विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ हैं उनके ऊपर ऐसे अंकुश कसा जा रहा है, कुछ का एफसीआरए लाइसेंस खत्म और कुछ के ये जो विदेशी पैसे आए हैं उसके इस्तेमाल पर नकेल कसी जा रही है। ईडी भी एक्टिव मोड में है, उनको पकड़ने की कोशिश है जो कि करोड़ों की फंडिंग लेकर फिर अय्याशी किया करते थे हिंदुस्तान में और कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिकल तरीके से किया करते रहे हैं। उन लोगों पर अंकुश लगी है तो वो भी एक्टिव हो गए हैं। और कुछ जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चलते रहे, अपने आप को एनालिस्ट बताते रहे, राजनीतिक विश्लेषक बताते रहे और उन्होंने लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया कि हम राजनीति की सही विश्लेषण करते हैं, लेकिन अंदर खाने से दलाली करते रहे हैं योगेंद्र यादव जैसे लोग। ये सारे लोग इकट्ठा हुए और एक दिन में 700 लोगों को इकट्ठा करके एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी गैंग एक्टिव हुआ और चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने जो दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, जिसमें टीएमसी, डीएमके ऐसी पार्टियों का जिक्र किया गया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को गिराने में इनकी भूमिका है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। चुनाव आयोग के पास कंप्लेन हुआ कि वो आचार संहिता के खिलाफ है, इसके खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ इसके लिए एक्शन लिया जाए। आधार क्या है? आधार यही है कि दूरदर्शन का उपयोग किया गया, सरकारी टीवी चैनल का उपयोग किया गया, संसाधन सरकार के हैं, आप चुनाव प्रचार के लिए इसका उपयोग कर रहे हो। तो क्या यह चुनाव प्रचार था? अगर चुनाव किसी राज्य में हो रहा हो, लगातार चुनाव होते रहते हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, ये लोग ही विरोध करते रहते हैं कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक ही बार चुनाव करवा दो, कम से कम 5 सालों तक निश्चिंतता तो रहेगी। पॉलिटिकल लीडरशिप को ये तो नहीं रहेगा कि ये मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग चुनावों में व्यस्त रहते हैं। काम तो प्रभावित होता ही है, संसाधन भी प्रभावित होता है, लेकिन उसमें विपक्ष के ये नेता नहीं चाहेंगे और न सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वॉरियर सब ये लोग भी नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ भी तर्क इनके पास है कि ये चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि देखिए, एक बार में चुनाव करवा के मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल स्थितियां तैयार करेंगे, लेकिन उसमें भी इनकी संतुष्टि नहीं है। अब जब चुनाव कहीं ना कहीं होता रहेगा तो क्या प्रधानमंत्री देश के लोगों को संबोधित करना छोड़ दें? क्या पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाए? क्या केंद्र सरकार योजनाएं लाना बंद कर दे? क्या कर्मचारियों का डीए बढ़ाया न जाए? पे कमीशन लागू नहीं किया जाए? कोई सुविधाएं न हो? कहीं किसी भी जगह पर कोई उद्घाटन न हो? विकास की परियोजनाएं ठप पड़ जाए? 1 महीना, 1.5 महीना अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होता है तो दिल्ली से भी कुछ ना हो, बंगाल में चुनाव हो, तमिलनाडु में हो, केरल में हो, पुडुचेरी में हो, या फिर कल महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में फरवरी में हो, ये सारे चुनाव होते रहेंगे और फिर प्रधानमंत्री बैठकर केवल चुनाव प्रचार का साधन बनते रहें कि एमसीसी लागू हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। खैर, ये चिट्ठी गैंग ने इसलिए किया क्योंकि लोगों को लग रहा था महिला आरक्षण विधेयक में विपक्ष फंसा हुआ है, तो ममता बनर्जी को सुरक्षित रखना है।
राहुल गांधी को डिफेंड करना है तो कैसे करेंगे? पार्टी जो बोल रही है लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो इन गैंग के लोगों को एक्टिवेट करो कि पुराने सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी, कुछ पूर्व जज हैं, इसमें से कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कुछ एनजीओ चलाते हैं। मतलब ये बड़े नामचीन लोग हैं जो चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं। खैर, चुनाव आयोग ने कहा हम इसकी जांच कर लेंगे, अगर आपकी संतुष्टि के लिए जांच ही करना है तो कर लेंगे। लेकिन इसके बाद फिर से वही पॉलिटिकल एजेंडा आया सामने, और क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी को एक और नोटिस भेजी गई, और वो नोटिस कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला के पास प्रिविलेज नोटिस दी, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। और वो प्रिविलेज नोटिस प्रधानमंत्री मोदी के लिए उसी 18 तारीख के प्रोग्राम के लिए। मतलब पहले बाहर से दबाव बनवाओ, फिर उसके बाद आप खुद नोटिस भेजो, दो नोटिस 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तो फिर अपने ऊपर आफत मोल ले रहे हो। जो कहा जाता है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते, वही स्थिति कांग्रेस ने कर दिया। अब इसका बदला तो लिया जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को जो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश इन लोग कर रहे हैं, खड़गे आतंकवादी बोल रहा है, अंदर से ये संसद के अंदर, चूंकि राहुल गांधी को विशेषाधिकार प्राप्त है कि संसद की बातों को बाहर में कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो आप क्या जादूगर बोल रहे हो, जोकर बोल रहे हो। ये सारी स्थितियों के बाद अब अमित शाह एक्टिव हुए हैं, 13 कांग्रेस के बड़े नेता, इन सब के ऊपर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। राहुल गांधी का नंबर आया हुआ है। ये नागरिकता के मामले में अभी होम मिनिस्ट्री के उन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही सुनवाई हो रही है। भले ही जज बाहर हो जाएं, दूसरे जज आएंगे, लेकिन सुनवाई तो होगी। और एफआईआर दर्ज करना, सीबीआई जांच की बात जो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कही और अपने आप को अलग कर लिए, क्योंकि डीप स्टेट एक्टिव हो गया कि नहीं, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के खिलाफ आप फैसला देकर खुद को बदनाम मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आगे प्रमोशन में दिक्कत हो जाएगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाओगे। ये सारे दबाव होते हैं, इसी को डीप स्टेट कहा जा रहा है। अंदर से ये सब दबाव में रखे हुए रहते हैं। लेकिन खैर, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, पासपोर्ट पर भी। और ये सब्सटेंटिव मोशन जो लाया गया है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लाया नहीं गया, नोटिस तो भेजा गया है, लेकिन अगले अब सेशन में राहुल गांधी के खिलाफ भी कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज प्रस्ताव भेज सकते हो, आप नोटिस भेज सकते हो, तो फिर उसके बाद आपके खिलाफ क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ आने वाला है। इनकी सांसदी, इनका पासपोर्ट, ये जब्ती अभियान शुरू हो गया, छिनना तय है। क्योंकि अब अमित शाह ने कह दिया नहीं, इनसे सामान्य तरीके से नहीं निपटा जा सकता। जो हम लोग सोचा करते थे कि नहीं, लीगल बैटल में फंसाकर किसी को पॉलिटिकली इनएक्टिव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनको थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा ईडी जो 24 कांग्रेस के बड़े नेताओं के जांच चल रही है, अब उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि ये सारे लोग, ये जो चोरों का गैंग तैयार करके रखा है पर्दे के पीछे से खेल करने के लिए, वो पर्दे के पीछे से खेल करते करते अब पर्दा उठ चुका है कि अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी तरीके से अब पवन खेड़ा के खिलाफ ये गुवाहाटी हाईकोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रहा है। 30 मिनट से ज्यादा जिरह इस बात की चली कि अभिषेक मनु सिंह भी बचा ही नहीं पा रहा था कि कैसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इसने जमानत लेने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। फ्लाइट रिस्क की बात हो रही है कि ये पवन खेड़ा पर ये नहीं कह रहे कि असम पुलिस हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बनते ही इनको उठा के ले जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी तुरंत। लेकिन गिरफ्तार नहीं करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और ये बेचैन हो गए और भगोड़ा बन गए हैं। दिल्ली से भागकर चेन्नई, चेन्नई से भागकर चले जाते हो हैदराबाद, हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट में ये गलत फर्जी दस्तावेज देकर आप जमानत के लिए किसी तरीके से सेटिंग कर लेते हो। जुडिशियल सेटिंग में तो ये अभिषेक मनु सिंघवी को भी महारत हासिल है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये दाव नहीं चलेगा। जैसे गुजरात हाई कोर्ट गए थे ये राहुल गांधी को बचाने के लिए,
जब मोदी सरनेम के मामले में इनके खिलाफ फैसला आया, 2 साल की सजा हुई, ये अभिषेक मनु सिंह भी गुजरात हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां से भगा दिया गया, कोई सेटिंग नहीं चली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को राहत मिली हुई है, अभी भी सजा को सस्पेंड किया गया, सजा खत्म नहीं हुई है, उसमें भी फैसला कभी भी आ सकता है। तो इसलिए जो स्थिति इनकी है, ये सारे दस्तावेजों के साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी यही गए, लेकिन वहां पर एडवोकेट जनरल ने सीधे कह दिया ये व्यक्ति भगोड़ा है। और इसके भागने की स्थिति को देखिए कि पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा। दिल्ली गए, असम की पुलिस भागकर चला गया बाहर, 4 दिन से ढूंढती रही, फिर पता चला अग्रिम जमानत की याचिका लेकर पहुंच गया है, और वो भी एडवोकेट के माध्यम से। जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना था तो आपको ज्यूरिडिक्शन का ख्याल रखना चाहिए था कि क्षेत्राधिकार किसके किस स्तर पर है। आप तेलंगाना में जाकर क्यों याचिका दायर की? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल किया और फिर जमानत देने से इनकार कर दिया कि जाओ गुवाहाटी हाई कोर्ट में अभी फैसला अग्रिम जमानत पर जो भी आए। लेकिन पुलिस को इस आधार पर आप नहीं रोक सकते कि इनको अग्रिम जमानत मिली हुई है। अग्रिम जमानत है, लेकिन आप कोऑपरेट तो करेंगे, पूछताछ के लिए तो बुलाया जाएगा, और ये पूछताछ के लिए ये दिल्ली में नहीं बुलाया जाएगा। ईडी नहीं है कि जिसका दिल्ली में भी कार्यालय है, गुवाहाटी और कोलकाता में भी कार्यालय है, मुंबई में भी है, कहीं भी बुला लिया जाएगा आपके सुविधानुसार। जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिन दिन भर बिठाकर पूछताछ होती थी, ऐसी ही प्लानिंग है असम की पुलिस की। जमानत ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद सुबह से बिठाएंगे, शाम तक पूछताछ करेंगे, ये पूरा नेटवर्क तोड़ेंगे, क्योंकि 14 सेक्शन में है इनके खिलाफ केस। आप फर्जी दस्तावेज बनाए, फर्जी स्टाम्प बनाए, फर्जी सील मुहर बनाए, फर्जी तरीके से दस्तावेज बाहर लाया, वैमनस्य फैलाने की कोशिश, दंगा फैलाने की कोशिश, समाज को तोड़ने की कोशिश, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। 1-2 नहीं, 14 धाराएं हैं, और 14 धाराओं का मतलब है कि आपको एक एक बात के लिए पूरा दिन लग जाएगा कि आपने दस्तावेज कहां से लाया। अब 3 दिन तक पूछताछ होगी, सुबह से बिठाओ, शाम तक रखो, फिर शाम को अपने घर जाओ, ये बोलकर फिर जाकर होटल में रुको, नहीं तो दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिल्ली करते रहो। ऐसी स्थिति है। हेमंता इनके घर से पवन खेड़ा को उठाकर ले जाने की बात कर रहे हैं, उनके पीछे का कारण यही है कि तुम कोर्ट कचहरी करते रहो, जमानत लेते रहो, गिरफ्तार करके जेल में ही तो नहीं रखना। जेल में रखेंगे, रात भर की तो बात है, लेकिन दिन भर तो हमारे पास है, पुलिस के पास है कि दिन भर हम पूछताछ कर सकते हैं, शाम को छोड़ देंगे, फिर दूसरे दिन तुम्हें सुबह आना पड़ेगा। जो स्थिति इन लोगों ने पैदा की, अब तो इसके खिलाफ बदले की ही भावना चाहिए। और यही अब चल रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इन लोगों ने नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया, अब इनको अब उसकी सजा मिलेगी जो ये अभी कर रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।